हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हम सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी आवेश। कि आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। मतलब कि कोई पदार्थ होगा कोई पदार्थ होगा, उस पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। या हम कह सकते हैं कि कोई एक आवेशित वस्तु है और कोई एक दूसरी आवेशित वस्तु है। यदि हम एक आवेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु के पास ले जाते हैं तो वह गुण जिसके कारण यह वस्तु एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं, तो ये एक आवेश का गुण होता है। तो आवेश के बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे कि आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिससे पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। तो ये आवेश के बारे में हमने थोड़ा सा लिखा है कि आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिससे पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। ठीक। और इसके बाद हम आवेश का मात्रक देखेंगे, एसआई यूनिट। आवेश की एसआई यूनिट होती है कूलाम। ठीक। और इसके बाद पढ़ेंगे हम आवेश के प्रकार कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज, जिसे हम धन आवेश या ऋण आवेश कहते हैं। तो आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया कि आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिससे पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। और आवेश का एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। और आवेश के प्रकार, एक आवेश धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। इसके बाद हम आवेश के गुण पढ़ेंगे। नंबर पहला कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। नंबर दूसरा, कुल आवेश संरक्षित रहता है। कि कुल आवेश संरक्षित रहता है मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो आवेश है वो संरक्षित है। ना तो आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश संरक्षित रहता है। और पहला
आवेश एक अदिश राशि है। नंबर थर्ड, आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश हमारा गति पर निर्भर नहीं करता, लेकिन हमारा जो द्रव्यमान होता है वो हमारा गति पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे जबकि द्रव्यमान गति पर निर्भर करता है, और उसके लिए एक फार्मूला होता है, एम वी बराबर होता है एम नॉट अपान रूट के अंदर 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। ये हमारा गतिमान वस्तु का द्रव्यमान होता है, और यह रेस्ट स्थिर वस्तु का ये होता है हमारा रेस्ट वस्तु का मास होता है, और ये गतिमान वस्तु का मास होता है। ठीक, तो ये हमारे आवेश के गुण हो गए। नंबर पहला, आवेश एक अदिश राशि है, और दूसरा, कुल आवेश संरक्षित रहता है। नंबर तीसरा, आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जबकि द्रव्यमान गति पर निर्भर करता है, और उसके लिए फार्मूला होता है एम वी बराबर होता है एम नॉट अपान 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। एम वी होता है ये गतिमान वस्तु का द्रव्यमान होता है, और एम नॉट जो होता है वो रेस्ट मतलब स्थिर वस्तु का द्रव्यमान होता है। इसके बाद हम चौथा पढ़ेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। चौथा हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण, कि आवेश सदैव एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब जो क्यू होता है, आवेश होता है, वो हमेशा प्लस माइनस एन ही होता है। मतलब जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, क्यू बराबर प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इस प्रकार लिख देंगे, या क्यू बराबर एन। आवेश हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों चिन्ह लगा दिए, प्लस का और माइनस का। ठीक, तो ये हमारा आवेश का क्वांटीकरण होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आवेश सदैव एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब कि आवेश कि जो आवेश होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, इस तरह होता है।
आवेश कभी भी हमारा 2/3 इलेक्ट्रॉन इस तरह कभी नहीं होगा, ये हमारा आवेश नहीं होगा। आवेश हमेशा एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये मतलब कि एक आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, और इस प्रकार हमारा आवेश नहीं होगा। और हम जैसे ले सकते हैं ये आवेश, ये तो इस प्रकार हमारा ये आवेश नहीं होगा। आवेश किस फॉर्म में होता है? आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, जहां n एक पूर्णांक होता है। तभी आवेश संभव होगा जब n एक पूर्णांक होगा। अब इसके आगे हम समझेंगे। अब हम मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, चालन की विधियां। इसके पहले हमने आवेश पढ़ लिया कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार पढ़ लिए और आवेश के गुणधर्म पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, चालन की विधियां। तो हम 3 प्रकार से करेंगे। नंबर पहला, घर्षण द्वारा। तो घर्षण द्वारा कैसे करेंगे? किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, घर्षण कराने से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा लिखेंगे। जब ग्लास रॉड को सिल्क से तो घर्षण द्वारा हमने क्या देखा कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से घर्षण कराते हैं, कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से घर्षण कराते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ये ये ग्लास रॉड है और सिल्क से हम इसमें घर्षण कराते हैं, रगड़ते हैं आपस में। ठीक, ये मान लेते हैं सिल्क है। जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये सिल्क हमारी क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो इसमें धन आवेश हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगी, हमारी ग्लास की रॉड धनावेशित हो जाएगी और ये ऋणावेशित हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रॉड से निकलकर सिल्क में गए हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी हमारा, ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये निगेटिव हो जाएगी। मतलब ये धनावेशित हो जाएगी, हमारी जो रॉड है वो हमारी धनावेशित हो जाएगी ये रगड़ने पर। कि जब हम ग्लास रॉड को और सिल्क को आपस में रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में चले जाते हैं, जिससे हमारी ग्लास रॉड धनावेशित हो जाती और इसमें, और ये सिल्क ऋणावेशित हो जाता, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले जाते हैं। ठीक, तो पहली विधि हो गई। दूसरी हम लिखेंगे चालन द्वारा। अब चालन द्वारा हम कैसे आवेशित करेंगे? कि दो वस्तुओं को आपस में तार से कनेक्ट कर देंगे।
मान लेते हैं कोई वस्तु ये है, इस वस्तु को तार से किसी दूसरी वस्तु से कनेक्ट कर देंगे तो ये आवेशित हो जाएगी। ठीक। और नंबर तीसरा हम देखेंगे, नंबर तीसरा देखेंगे प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा कैसे हम आवेशित करेंगे? मान लेते हैं कोई एक ये चालक गोला है, ठीक, उदासीन। उदासीन चालक गोला, और इसमें क्या होंगे? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे। इसमें क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब जब किसी चालक गोले से उदासीन चालक गोले के पास हम कोई क्षण ग्लास रॉड, ग्लास रॉड इस चालक गोले के पास हम ले जाएंगे तो इसमें उपस्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। तो इस सरफेस पर हमारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये हमारी जो जो रॉड थी ये धनावेशित थी, तो ये धनावेशित रह जाएगी। और इसको संतुलन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, इसे संतुलन करने पर यहाँ पर धनावेश आ जाएगा, इस तरफ धनावेश आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रेरण द्वारा कैसे हम चालन करेंगे, आवेशित करेंगे वस्तु को। ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा आवेश घनत्व। इसके पहले हमने मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ लिया, जिसमें 3 प्रकार पढ़ा था। पहला घर्षण था, और दूसरा चालन, और तीसरा प्रेरण द्वारा। तो हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आवेश घनत्व। आवेश घनत्व। आवेश घनत्व हम 3 प्रकार से करते हैं। नंबर पहला, रेखीय आवेश घनत्व। तो सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व पढ़ेंगे कि किसी, मान लेते हैं कोई क्षण है, ये इस पर कुल उपस्थित आवेश क्यों है और इसकी लंबाई L है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा बराबर कुल आवेश बटे लंबाई, कुल आवेश बटे वस्तु की लंबाई, उस क्षण की लंबाई। ये हमारा हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। नंबर दूसरा, है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो किसी, मान लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम क्या लिखते हैं? सिग्मा। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? कुल आवेश बटे वस्तु का क्षेत्रफल। और तीसरा होता है हमारा आयतन आवेश घनत्व। इसमें क्या होता है? इसमें आयतन, किसी आयतन के द्वारा, तो इसे हम, इसमें हम लेमडा से, इसे सिग्मा, इसे हम गामा से दिखा देंगे। कुल आवेश बटे
आयतन, वस्तु का आयतन, ये वॉल्यूम है वह। ठीक, तो हमने आवेश का घनत्व पढ़ लिया। आवेश का घनत्व कितनी प्रकार से कर सकते हैं? रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा आयतन आवेश। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, वस्तु की लंबाई, और पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, मतलब कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। और आयतन आवेश घनत्व जो होता है हमारा गामा बराबर होता है आवेश बटे आयतन। ठीक, तो ये हमारी तीनों चीज हो गई। इसमें ये क्या है? लंबाई, ये क्षेत्रफल, और ये आयतन। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा कूलाम का नियम। इसके पहले हमने आवेश घनत्व पढ़ लिया। आवेश घनत्व तीन प्रकार, पहला रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा आयतन आवेश घनत्व। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम का नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर साल ये किसी न किसी सेट में जरूर आता है। तो हेडिंग आएगी कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? तो किन्हीं दो आवेशों के, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं ये कोई प्लस क्यू आवेश है, और दूसरा ये कोई दूसरा आवेश है Q1 और ये Q2, और इनकी बीच की दूरी है वो R है। तो कूलाम का नियम क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अगर प्लस आवेश है और ये प्लस, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा तो ये बाहर की ओर लगेगा, और इस आवेश के कारण जो फोर्स लगेगा इसमें वो इधर की ओर लगेगा। मतलब जो फोर्स लगेगा बराबर और बराबर लगेगा, मतलब इसके कारण इधर की ओर लगेगा और इस आवेश के कारण इधर की ओर लगेगा। तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो F प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 Q2। कूलाम का नियम यही था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दोनों आवेशों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कर लिया, ये अनुक्रमानुपाती का साइन होता है। दूसरा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो F बराबर आएगा, F प्रोपोर्शनल आएगा 1/r²। ठीक, क्योंकि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब r जो रहेगा वो नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो F प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 Q2/r², क्योंकि इन दोनों को जब वो करेंगे, मर्ज करेंगे, तो Q1 Q2 ये ऊपर रहेगा और r² नीचे रहेगा, क्योंकि r² यहाँ पर नीचे था। ठीक, तो जब अब इसके बाद इसका प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। तो ये हमारा निकल के आया, और इसमें फिर एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जहां एप्सिलॉन जो होता है माध्यम की
विद्युतशीलता। एप्सिलॉन हमारा होगा माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट होगा निर्वात की विद्युतशीलता। और जो के होगा वो होता है हमारा परावैद्युतांक। ओके, तो हमारा कूलाम का नियम F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल 1/r², दोनों को मर्ज कर देंगे तो F प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 Q2/r²। और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक, ये कांस्टेंट है, इसे नियतांक कहेंगे। तो 1/4πε ये एक कांस्टेंट है। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो अब आगे करेंगे तो F बराबर आ जाएगा 1/4π, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाएगा, और Q1 Q2/r², बाकी सब वही रहेगा। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा फोर्स निकल के। और निर्वात के लिए अब इसमें देखेंगे, निर्वात के लिए या हवा के लिए के की वैल्यू होगी 1 रहेगी। तो F बराबर आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा इसका। ठीक, अब के हमारा क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। तो निर्वात और हवा के लिए अगर ये दोनों आवेश निर्वात में हवा में है तो इन पर जो के की वैल्यू जो आएगी वो 1 हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम के अंदर रखेंगे तब कितना इन दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, वो हम इसके आगे देखेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे माध्यम का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इस जो अभी हमने फोर्स निकाला था उसमें माध्यम का क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं। मान लेते हैं ये प्लस आवेश है और एक प्लस आवेश ये है, इनके बीच की दूरी r मान लेंगे और इनके बीच कोई माध्यम भरा है, या इन दोनों आवेशों को मान लो कोई दो आवेश हो, उनको हम ले जाके इस पानी के अंदर चले जाएं तो उन दोनों आवेशों के बीच माध्यम क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। या किसी ऑयल में तेल में ले जाएंगे तो उन दोनों आवेशों के बीच माध्यम वो हो जाएगा, ऑयल आ जाएगा। तो इसमें कोई दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच कोई हमने माध्यम रख दिया है, तब जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या निकलेगी उसको देख लेते हैं। इस इस माध्यम का परावैद्युतांक देख लेते हैं, इसका माध्यम का परावैद्युतांक के है। तो उसके लिए कूलाम के नियम से ही 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2/r², ये आ जाएगी। और के हो जाएगा माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक, तो जो के हो जाएगी वो इस माध्यम का परावैद्युतांक, तो जिस जो माध्यम का हमको परावैद्युतांक दिए हुए
यहाँ पर रख लेंगे, बाकी वैल्यू सेम उसी तरह है। ठीक, तो ये हो जाएगा माध्यम का प्रभाव। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक हुए हैं, उनके कल हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि इन टॉपिकों से क्या क्या न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरह आते हैं। कल हम सब उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अभी तक के लिए इतना ही है।